हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकिता। स्वागत करती हूं फिनशाला के आज के इस नए वीडियो पे। आज से मैं एक इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल स्टार्ट करने जा रही हूं जो बिगनर्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इस मॉड्यूल का नाम है फिनेंशियल मार्केट बिगनर्स मॉड्यूल। यहाँ पे मैं इस मॉड्यूल के सभी चैप्टर्स का डिटेल्ड प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर करूँगी, तो काइंडली इस सीरीज़ को एंड तक देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोस आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला चैप्टर जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट्स। हम समझेंगे यहाँ पे कि इन्वेस्टमेंट होती क्या है और क्यों इम्पोर्टेंट है कि हम सब इन्वेस्ट करें। इन्वेस्टमेंट समझने के पहले एक बहुत छोटी चीज है जो हमें पता होनी चाहिए कि जो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट होती है दोनों हैंड इन हैंड यूज होती है। लोग जो है सेविंग्स भी करते हैं और इन्वेस्टमेंट्स भी करते हैं। सेविंग्स जो होती है एक सिंपल फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है, वेरएज इन्वेस्टिंग जो होती है, इन्वेस्टमेंट जो होती है जनरली कॉम्प्लेक्स नेचर की होती है और जहां हमें प्रोफेशनल गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। सेविंग्स जो है हम बेसिकली अपने शॉर्ट टर्म नीड्स को फुलफिल करने के लिए करते हैं या इमरजेंसी के लिए रखते हैं, वेरएज इन्वेस्टमेंट जो होती है हम अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को फुलफिल करने के लिए करते हैं। सेविंग्स जब हम करते हैं तब हमारा मेन कंसर्न जो होता है वो होता है हमारे कैपिटल की सेफ्टी या कैपिटल की प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे आपको आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है या जो रिटर्न होती है वो आपको मतलब कम मिलती है सेविंग्स में। बट जब आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं वहां पे मेन प्रायोरिटी जो होता है रिटर्न अर्न करना, ना कि आपके कैपिटल की सेफ्टी। सेविंग्स का एग्जाम्पल होता है बैंक अकाउंट में जब आप फंड्स अपने पैसे सेव करते हैं या फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, और इन्वेस्टमेंट होता है जहां आप अपने पैसों को किसी एसेट में लगाते हैं, जैसे शेयर्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए या डिबेंचर्स हो गए। अब हम ये समझेंगे कि लोग सेविंग के साथ साथ इन्वेस्टमेंट क्यों प्रेफर करते हैं। सेविंग्स जो होती है वो इन्फ्लेशन लैगिंग प्रोडक्ट होती है, वेरएज इन्वेस्टमेंट जो होता है वो इन्फ्लेशन बीटिंग प्रोडक्ट होती है। सेविंग्स में रिटर्न आपको गारंटीड मिलेंगे, बट यहाँ पे इन्फ्लेशन बीट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। वेरएज इन्वेस्टमेंट में यहाँ आपके रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है, बट ये श्योर शॉट एक इन्फ्लेशन बीटिंग प्रोडक्ट है। या इन्वेस्टमेंट्स में कोई भी तरह के इन्वेस्टमेंट में ये पोटेंशियल होता है कि वो इन्फ्लेशन को बीट कर सके। इन्फ्लेशन मैं बताना चाहूंगी बहुत ही शॉर्ट टर्म में, जब भी कोई चीजों के दाम बढ़ते हैं, आपके जब कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ती है, उसको हम लोग शॉर्ट टर्म में मतलब शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट्स बोलते हैं। अब हम समझेंगे कि हमें इन्वेस्ट क्यों करनी चाहिए। चलिए इससे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। पावर ऑफ इन्वेस्टिंग होती क्या है, इन्वेस्टमेंट क्यों पावरफुल है। देखिए अब आप सामने देखेंगे, करण एक है जिन्होंने सेफ्टी ऑप्शन प्रेफर किया है अपने कैपिटल की सेफ्टी, और वो संतुष्ट है 3.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से। उन्हें इन्फ्लेशन बीटिंग प्रोडक्ट नहीं चाहिए, उन्हें बस अपने कैपिटल की सेफ्टी चाहिए। तो आप देख सकते हैं जब वो बैंक में इन्वेस्ट करते हैं 20,000 रुपीज 3.5% इंटरेस्ट के लिए, तो आप देखेंगे आज से 10 साल बाद या 30 साल बाद जो है उनकी कैपिटल में क्या ग्रोथ होगी। दूसरी तरफ हम देखेंगे अर्जुन को, जो सेम एग्जैक्ट 20,000 रुपीज जो है इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं 9% रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए, और आप देख पाएंगे आज से 10 या 30 साल बाद उनके कैपिटल में कितनी ज्यादा ग्रोथ आती है। अब एक चीज आपको यहाँ ध्यान रखनी पड़ेगी, दोनों ने ही क्या किया है, 10 से लेके 30 साल तक अपने इन्वेस्टमेंट में बने रहे हैं। उन्होंने पैनिक में आके कभी भी अपने इन्वेस्टमेंट्स को रिडीम नहीं करवाया है। अब आप दोनों के कॉर्पस का अमाउंट देखिए, एक जन के 20,000, 30 साल बाद 56,000 अप्रोक्स की कॉर्पस जमा हुई है, और दूसरे ही तरफ अर्जुन के पास सेम 20,000 रुपीज 30 सालों तक अगर वो इन्वेस्ट करते रहते हैं इंडेक्स फंड में, तो उनको 2,65,000 के आसपास वो अर्न करते हैं। तो इससे आपको एक रफ आइडिया हो गया होगा कि अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पास पावर आती है इन्फ्लेशन को बीट करने की। सेकंड हम समझेंगे कि हमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कब करनी चाहिए। आइए देखते हैं दो एग्जाम्पल। यहाँ पे दोनों फ्रेंड्स खड़े हैं।
यहाँ दोनों फ्रेंड्स खड़े हैं, एक ने 35 इयर्स ऑफ एज से इन्वेस्टमेंट करनी स्टार्ट की है और एक ने 25 इयर्स ऑफ एज से इन्वेस्टमेंट करनी स्टार्ट की है। दोनों ने ही एक नियम बनाया है या अपने हिसाब से एक फाइनेंशियल प्लान बनाया है कि मैं जो हूँ 15,000 रुपए हर महीने जो है इन्वेस्ट करूंगा। अब देखिए कितना बड़ा डिफरेंस या कितना बड़ा गैप क्रिएट होता है जब वो इन्वेस्ट करते रहते हैं। अगर किसी ने 35 इयर्स से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की है तो 60 साल की उम्र तक रफली 25 साल तक वो इन्वेस्टेड रह रहे हैं, जहां की जो 25 साल का फ्रेंड है वो अपने 60 साल की एज तक इन्वेस्ट कर रहे हैं और उनके पास 35 इयर्स हैं अपना फंड इन्वेस्ट करने के लिए। तो देखिए जो ज्यादा देर तक इन्वेस्ट रहे हैं उनका कॉर्पस और जो कम समय तक इन्वेस्ट रहे हैं उनका कॉर्पस में डिफरेंस देखिए। जिस दोस्त ने लेट से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया है उसके रिटायरमेंट की कॉर्पस जो है 2.8 करोड़ है, बट जिसने बहुत उनसे थोड़ा पहले, उनसे जस्ट 10 साल पहले इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया है, उनकी कॉर्पस जो है रिटायरमेंट कॉर्पस वो हो जाती है 9.7 लाख, 9.7 करोड़। तो इससे आप समझ सकते हैं कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को जितना टाइम देंगे वो उतना ज्यादा ही ग्रो करेगी। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि इन्वेस्टमेंट करते वक्त किन चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप इन्वेस्टमेंट का सोचे, सबसे पहला आपको एक काम करना है जो है कि आपको एक प्लान बनाना है अपने लिए, जो आपके हिसाब से एक आपका पर्सनलाइज्ड या बोल दूं कि कस्टमाइज फाइनेंशियल प्लान जो है आपको अपने हिसाब से क्रिएट करना है। अगर सपोज आप 4 लोगों की फैमिली है तो चारों का अलग पर्सनलाइज्ड या कस्टमाइज्ड फाइनेंशियल प्लान होगा, सबका प्लान एक जैसा नहीं होगा। उसके बाद जब आपने अपना प्लान क्रिएट कर लिया, नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास ये रहता है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करें। सिर्फ बैंक में इन्वेस्टेड नहीं रहे, सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्टेड नहीं रहे या सिर्फ डेट में इन्वेस्ट नहीं रहे, आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को डिफरेंट या वेरियस एसेट क्लास में डिवाइड करना है। थर्ड पॉइंट जो आपको ध्यान रखनी है कि यू हैव टू स्टे इन्वेस्टेड एज पर योर प्लान। अगर आपने डिसाइड किया है आप 10 साल तक इन्वेस्ट करेंगे तो उस टेन्योर तक आप इन्वेस्टेड रहे। अगर आपने 20 साल डिसाइड किया है आप इन्वेस्ट रहना चाहते हैं तो काइंडली 20 साल तक इन्वेस्टेड रहे। कोई भी तरह के उतार चढ़ाव से काइंडली डरे नहीं और अपने इन्वेस्टमेंट्स में बने रहे। मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉब्लम होती क्या है कि लोग इन्वेस्ट करते हैं, फिर डर के मारे कभी मार्केट कभी क्रैश हो जाता है, गिर जाता है, इंटरेस्ट रेट चेंजेस आने लगती है तो वो अपना फंड रिडीम कर लेते हैं और ये सोचते हैं कि जब मार्केट और गिरेगा तो वापस से वो इन्वेस्ट करेंगे। बट बाय द टाइम वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं तब तक वो अपॉर्चुनिटी उनके हाथ से चली जाती है। सेकेंड है, जब आप इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोच रहे हैं काइंडली लॉन्ग टर्म रखिए। ज्यादा जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में काइंडली मार्केट को टाइम ना करें और जो न्यूज आते हैं जल्दी रिच होने के उस ट्रैप में नहीं फंसे। क्योंकि जैसा हमने अपने प्रीवियस एग्जाम्पल में भी देखा है, कोई भी कैपिटल या कोई भी कॉर्पस को ग्रो करने के लिए, बहुत ज्यादा ग्रो करने के लिए उनको समय की दरकार है। अगर आप समय से जल्दी मार्केट को टाइम करना चाहेंगे या ज्यादा पैसा बनाने की कोशिश करेंगे तो ये आपको बैकफायर भी कर सकता है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करते वक्त एक चीज और ध्यान में रखनी चाहिए कि कभी भी इन्वेस्टमेंट जो है किसी ऑथोराइज इंटरमीडियरी के थ्रू ही करें। और जब भी आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं, काइंडली रिटर्न डॉक्यूमेंट अपने पास रखें। आप अपने इन्वेस्टमेंट के कॉस्ट एंड बेनिफिट को एनालाइज करें, उसकी लिक्विडिटी एनालाइज करें, उसके रिस्क और रिटर्न को एनालाइज करें और उसके बाद ही आगे बढ़े। मार्केट में कई सारे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट होते हैं, आप चाहे तो सबको कंपेयर कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल नीड के हिसाब से और हमेशा एक ऑथराइज्ड इंटरमीडियरी के थ्रू ही इन्वेस्ट करें। अब नेक्स्ट होती है कि व्हाट इज इंटरेस्ट और क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो हमारे इंटरेस्ट रेट को डिटरमाइन करते हैं। इंटरेस्ट जो होती है एक अमाउंट होती है जो बोरोवर को चार्ज की जाती है कोई भी तरह का प्रिविलेज यूज करने के लिए। ये प्रिविलेज जो होती है जनरली उनके पास नहीं होती है, वो किसी और से वो प्रिविलेज लेते हैं।
इंटरेस्ट की जब मैं बात करती हूँ तो हमें यहाँ समझना है कि यहाँ दो तरह के पार्टीज होते हैं, एक लेंडर होता है, एक बोरोवर होता है। अब ये लेंडर एंड बोरोवर जो है एक इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट भी हो सकती है, बैंक हो सकती है या गवर्नमेंट हो सकती है। लेंडर्स वो होते हैं जो किसी तरह का एसेट प्रोवाइड करते हैं और उनका मेन पर्पस ये होता है कि वो कुछ प्रीमियम अर्न कर सके। बोरोवर्स ऑन दी अदर हैंड वो होते हैं जो इस प्रिविलेज को यूज करते हैं कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए। अब ये एजुकेशनल पर्पस भी हो सकती है, मेडिकल पर्पस भी हो सकती है, कोई भी पर्पस के लिए यूज करते हैं। और उनका मेन पर्पस होता है कि वो जो भी अर्न करे वो अपने लेंडर को वो इंटरेस्ट के फॉर्म में वापस कर सके। इंटरेस्ट जो होती है एक परसेंटेज होती है जो कि जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है या जो बोरोड अमाउंट होता है उस पर चार्ज की जाती है। और ये इंटरेस्ट परसेंटेज जो होता है वो फिक्स्ड भी हो सकता है या वेरिएबल भी हो सकता है। अब हम समझेंगे कि वो क्या क्या फैक्टर्स होती है जो कि इंटरेस्ट रेट को डिटरमाइन करती है या किसी भी प्रकार का उतार चढ़ाव इंटरेस्ट रेट में आते हैं उनकी वजह से। फर्स्ट ऑफ ऑल होते हैं डिमांड फॉर मनी, सेकेंड होते हैं लेवल ऑफ गवर्नमेंट बोरोइंग्स, इन्फ्लेशन रेट और सप्लाई फॉर मनी। ये चार फैक्टर्स होते हैं जो इंटरेस्ट रेट को डिटरमाइन करते हैं। आज का हमारा चैप्टर का फर्स्ट पार्ट यहीं ओवर होता है। नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा पार्ट 2 में हम समझेंगे कि हमारे पास कितने तरह के इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अवेलेबल होते हैं।